राम सृष्टा भी हैं और सृष्टि भी हैं। राम दृष्टा भी हैं और दृष्टि भी हैं। राम महलों में हैं, राम जंगल में हैं। राम हैं शोक में, राम मंगल में है। राम मानस भी हैं और गीता भी हैं। राम हैं राम भी, राम सीता भी हैं। राम राजा भी हैं, राम तपस्वी भी हैं। राम राजा भी हैं और तपस्वी भी हैं। राम मनहर भी हैं और मनस्वी भी हैं। राम है धारणा, राम ही धर्म भी। राम कारण भी हैं, राम ही कर्म भी। राम हर युग में हैं, राम हर पल में हैं। राम है आज में, राम हर कल में है। राम है गृहस्थ भी, राम ही संत भी। राम आरंभ भी, राम ही अंत भी। राम आरंभ भी, राम ही अंत है। जय हिंद बच्चों, आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे राघवेंद्र सरकार की शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद आप सभी पे हमेशा बना रहे। आपकी इस बोर्ड जर्नी क्लास 12 के 2026 के बोर्ड एग्जाम के लास्ट एग्जामिनेशन पेपर, जिसका नाम बिजनेस स्टडीज है, उसके रिवीजन क्लासेस की कड़ी में एक और रिवीजन क्लासेस मैं लेके आया हूं। और इस शुभकामनाओं के साथ कि ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर आपको सद्बुद्धि हमेशा बनाए रखें, आपको सही मार्ग पे चलने की प्रेरणा दिखाते रहें और आपके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का रिवीजन लेक्चर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो बिजनेस स्टडीज के पार्ट बी का चैप्टर है, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे हमारे रामायण में श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया, हमारी जीवन की कठिनाइयों में ना घबराते हुए उनसे लड़ना सीखा और अपने सामर्थ्य के दम पे आने वाली चुनौतियों का सामना किया। ठीक वैसे ही हम अपने बोर्ड एग्जाम में जो लास्ट पेपर बचा है, उसके जितने नज़दीक आते चले जा रहे हैं, उतना डर बढ़ता चला जा रहा है। उस डर को ओवरकम करने के लिए हमें श्री राम से प्रेरणा लेते हो रहना चाहिए और हम उसी तरीके से, जैसे उन्होंने हर समस्याओं का समाधान किया है, वैसे ही हमारी जो समस्या है जनरली पार्ट बी से होती है। पार्ट बी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक चैप्टर है, उसकी जो समस्याएं हैं आज उनका समाधान हम लोग करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहला टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट refers to efficient acquisition, allocation and uses of funds by a company for its smooth working। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है एफिशिएंट एक्विजिशन, एलोकेशन एंड यूजेस ऑफ फंड। जो भी हमारे फंड हैं उनको हम एफिशिएंटली एक्वायर करें, मिनिमम कॉस्ट पे एक्वायर करें और उनका जो यूज करें, उनको एलोकेट करें, ऐसे प्रोजेक्ट पे करें जहां पे मैक्सिमम हमें बेनिफिट मिले। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर टू रिड्यूस द एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन प्रोक्योरिंग फंड्स, टू कंट्रोल रिस्क एंड टू अचीव इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। मतलब क्या है? सीधी सी बात यह है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीधा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। उन पैसों को हम या तो कहीं लोन लेके शुरू कर सकते हैं या अपने पैसे लगा के वो व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो हमें कितना पैसा अपना लगाना है, कितना व्यापार, कितना लोन का लगाना है, इसी सब बात को लेके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शुरुआत होती है। अब जो पैसा एक्वायर कर लिया, उस पैसे को कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, ये उसका अगला प्रोसेस है। और उसके बाद इन्वेस्ट किए हुए पैसों से जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को बिजनेस में रिटेन करना है या फिर उनको शेयर होल्डर्स को, पार्टनर्स को, प्रमोटर्स को, जिनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ने के बाद आपको मिल जाएगा। तो आइए, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है एक बार फिर से जान लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द एफिशिएंट एक्विजिशन, एलोकेशन एंड यूजेस ऑफ फंड्स बाय ए कंपनी फॉर इट्स स्मूथ वर्किंग। इसके इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल कहां कहां पे है, बहुत डिटेल में हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हमने रेगुलर क्लासेस में आपको बताया हुआ है। इनका रोल देखिए कहां कहां है।
सर्टेन एस्पेक्ट अफेक्टेड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस आर, कुछ कुछ जगह हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से अफेक्ट होते हैं। फिक्स एसेट की साइज कंपोजिशन, करंट एसेट की साइज कंपोजिशन। अब ये सर फिक्स एसेट की साइज कंपोजिशन और ये सब मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या है। सर ये बताइए, किसी भी फर्म में जितनी ज्यादा फिक्स एसेट होंगी, the amount of money invested in fixed asset is the outcome of investment decision. If more amount of capital is decided to be invested in fixed asset, then it will increase the value of total share of fixed asset by the amount invested. हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन पढ़ेंगे, तो जितने ज्यादा फिक्स असेट में कंपोजिशन में इंक्रीज होगा, साइज में बढ़ेगा, वैसा ही हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्राइटेरिया बढ़ता जाएगा, उसका दायरा बढ़ता चला जाएगा। तो फिक्स एसेट, करंट एसेट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन हमारी कैपिटल में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे आइटम, ये सारी चीजें, ये सारे एस्पेक्ट को प्रभावित करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डिटेल डिस्कशन हमने क्लास में कर लिया है, बस ये आपको कभी कभी पूछ देता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। अगला टॉपिक अपना है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल डिसीजन का काम क्या होता है कि वो अल्टीमेटली ऐसी जगह से पैसा उठाएं कि जिसकी कॉस्ट कम रहे और उसका आउटकम रिटर्न ज्यादा रहे। It aims at taking financial decisions which prove beneficial to shareholders. Such financial decisions are taken wherein the anticipated benefit exceed the cost incurred. इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंप्रूव करेगा, दूसरा बेनिफिट। तीसरा है, एन इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज गेनफुल फॉर शेयर होल्डर। कोई बात नहीं, ये नॉर्मल सी बात कह रहा है। और उसके बाद है, it focuses on taking those financial decisions which lead to value addition for the company, so the price of equity share rises. ऐसे डिसीजन लेता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिससे हमारी कंपनी की वैल्यू एडिशन हो और उसके प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं। उसके बाद है, इट इज अ बेसिक ऑब्जेक्टिव गेट्स फुलफिल्ड, अदर ऑब्जेक्टिव सच ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। ये सारी चीजें जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमारे फर्म का वेल्थ मैक्सिमाइज हो, शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो, जब वो फुलफिल हो जाता है तो ये सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं, क्योंकि इनको फॉलो करते ही वो फुलफिल होता है। ठीक है। और लास्ट है, इट इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल। हमारे पास हर जगह हर कदम पे अलग अलग रास्ते होंगे, कौन सा रास्ता हमारी कंपनी के लिए ज्यादा बेहतर है ये हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताएगा। आते हैं अब टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। तीन तरह के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। किसी भी व्यापार में हम तीन तरह के निर्णय लेते हैं, पैसा कहां से लाना है, इस पैसे को कहां लगाना है, और लगाए हुए पैसे से जो प्रॉफिट कमाया गया है उसको व्यापार में रखना है या शेयर होल्डर को वापस कर देना है। तो दीज आर नोन एज फाइनेंशियल डिसीजंस। सबसे पहला इसमें है इन्वेस्टिंग, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले फाइनेंसिंग होना चाहिए, पैसे आएंगे, उसके बाद इन्वेस्टिंग होना चाहिए, पैसे लगाएंगे, एंड देन होना चाहिए डिविडेंड डिसीजन। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। आइए फाइनेंशियल डिसीजन की तरफ चलते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है? फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व डिसीजन विद रिगार्ड टू वॉल्यूम ऑफ फंड्स टू बी रेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। वेरियस सोर्सेज में क्या, हम कितना पैसा डेट से लेंगे और कितना पैसा इक्विटी से लेंगे। मतलब हमें अगर 10 लाख रुपए की जरूरत है तो हम कितना पैसा डेट से मतलब मार्केट से लेंगे। अगर मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है तो हम कितना पैसा डेट से लेंगे और कितना पैसा इक्विटी से लेंगे। सपोज हमने 4 लाख रुपए डेट से ले लिया और 6 लाख रुपए इक्विटी से ले लिया, तो सर ये ठीक है या ये गड़बड़ है? ये ठीक है या गड़बड़ है, इसी बात को जानने के लिए हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन आया है। हम देखेंगे कई सारे फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को सब कुछ पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो निर्णय हमने लिया है ये सही है या गलत है। तो आइए
जानते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजंस इन्वॉल्व डिसीजन विथ रिगार्ड टू द वॉल्यूम ऑफ फंड टू बी रेज्ड बाय वेरियस सोर्सेज। These decisions are include identification of sources of finance। दो होते हैं, डेट, इक्विटी। डेट को ओनर्स फंड बोलते हैं, इक्विटी को डेट को बोरोड फंड बोलते हैं, इक्विटी को ओनर्स फंड बोलते हैं। There are two main sources of raising fund: shareholders fund equity and borrowed fund debt। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फैक्टर्स, हम अब आगे बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। मतलब हम इक्विटी की तरफ जाएं पैसा या डेब्ट की तरफ जाएं, हमें पैसे की जरूरत है तो हमें डेब्ट से लेना चाहिए या इक्विटी से लेना चाहिए। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर, आइए, कॉस्ट। जाहिर सी बात है, हर चीज की एक कीमत होती है इस पूरी दुनिया में। इक्विटी की कीमत होती है उसका डिविडेंड, और डेट की कीमत होती है उसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और डिविडेंड में से जो भी कम है हम उसकी तरफ जाएंगे। अगर इक्विटी डिविडेंड का रेट कम है तो डिविडेंड की तरफ जाएंगे, इक्विटी की तरफ जाएंगे। इंटरेस्ट का रेट कम है, जो हम लोन ले रहे हैं बोरोड फंड, उस पर जो ब्याज लग रहा है वो ब्याज कम है तो हम लोन की तरफ जाएंगे, बोरोड फंड की तरफ जाएगा। दूसरा है रिस्क। हम हर जगह हर चीज में रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो जिसमें रिस्क कम है हम उसकी तरफ जाएंगे। इक्विटी में कम है तो इक्विटी की तरफ जाएंगे, और डेट में कम है तो डेट की तरफ जाएंगे। जनरली बिजनेस का ये मानना होता है कि इक्विटी में रिस्क कम होता है। क्यों? हम अगर पैसा लगाए इक्विटी से और बिजनेस में लॉस हो गया तो हमारा ही पैसा जाएगा, लेकिन अगर हम लोन लेके लगाएंगे तो हमें उसको पूरा रिवर्स करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग डेट में रिस्क ज्यादा कंसिडर करते हैं। तो अगर रिस्क फैक्टर है तो आपको कम रिस्क लेना है तो इक्विटी की तरफ जाइए, ज्यादा रिस्क लेना है तो डेट की तरफ आइए। तीसरा है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब किसी भी चीज को एक्वायर करने के लिए, इक्विटी शेयर इशू करने के लिए आपको कई सारे खर्चे करने पड़ते हैं। आपको शेयर को इशू करना है तो उसके लिए शुरुआत में आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस का खर्चा, और ये सारे खर्चे, अंडर राइटिंग कमीशन, ये सब कुछ देना पड़ेगा। ये हो गया इक्विटी का खर्चा। और डेट के खर्चे में जब आप लोन लेने जाएंगे तो आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनानी होगी, आपको कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उसको देनी होंगी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको देगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस जो होगी वो डेट का खर्चा होगा। तो जो भी खर्चा कम लगेगा उसकी तरफ जाएंगे। कैश फ्लो पोजीशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कि हम इक्विटी से पैसा लेंगे या डेट से पैसा लेंगे। अगर हमारे पास अच्छा कैश फ्लो है तो हम डेट की तरफ जाएंगे, अगर हमारे पास अच्छा कैश फ्लो नहीं है तो हम इक्विटी की तरफ जाएंगे। क्यों? अच्छा कैश फ्लो अगर हमारे पास है तभी तो हम एक डेट के जो है लोन का ईएमआई का पेमेंट कर पाएंगे। अगर कैश फ्लो नहीं है, हमारे पास रेगुलर इनकम आ रही है अगर अच्छी, तो हम डेट की तरफ जाएंगे। रेगुलर इनकम नहीं आ रही है अच्छी तो हम इक्विटी की तरफ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब पहले से हमारे पास कितनी फिक्स कॉस्ट है। अगर पहले ही से हमारी कॉस्ट, हमारे पास 5 ईएमआई चल रही हैं तो हम छठी ईएमआई नहीं लेके इक्विटी की तरफ जाएंगे। अगर हमारी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले बहुत कम है, हम उसमें अफोर्ड कर सकते हैं एक और ईएमआई, तो हम इक्विटी की तरफ ना जाके डेट की तरफ जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल कंसीडरेशन, अगर हम अपना अधिकार, अपना स्वामित्व बांटना नहीं चाहते हैं तो हम डेट की तरफ जाएंगे, बोरोड फंड की तरफ जाएंगे। क्यों? हम जैसे ही इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो हमारे साथ साथ जिनको भी शेयर मिलेगा वो भी ओनर हो जाएंगे, तो कंपनी के मैनेजमेंट में उनकी भी सहभागिता हो जाएगी, उनका भी इंटरफेरेंस रहेगा। तो इफ वी डोंट वांट टू शेयर द कंट्रोल कंसिडरेशन वी वुड बी गोइंग टू डेट। अगर हमें कंट्रोल कंसिडरेशन बांटने में कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है तो हम इक्विटी की तरफ जाएंगे। उसके बाद है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट में राइज है, तो आप शेयर इशू कर दीजिए। आज 10 रुपए का शेयर है, मार्केट बढ़ रहा है तो आप कल को 20 रुपए का हो जाएगा, आपको फायदा है। अगर मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, ये दो टर्म है बुलिश और बेरिश, तो आपको पता है कि बुलिश के केस में मतलब ऊपर जाता है मार्केट, मतलब प्रॉफिट होगा आपको। आज शेयर इशू करिए 10 रुपए का, कल 200 रुपए का हो जाएगा तो प्रॉफिट है, इक्विटी की तरफ जाइए। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको शेयर पे इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको लोन ले लेना है। क्योंकि आज जो शेयर आप 10 रुपए का इशू करेंगे, मार्केट नीचे जा रहा है, कल वो शेयर 5 रुपए का हो जाएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। सबसे पहला कॉस्ट, दूसरा रिस्क, तीसरा फ्लोटेशन कॉस्ट, चौथा कैश फ्लो पोजीशन, पांचवा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, छठा कंट्रोल कंसिडरेशन,
फिर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब क्या, हम बिजनेस शुरू करने के लिए हमें बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, अपना पैसा लगाएं या मार्केट से लेके लगाएं, इक्विटी या डेट, ओनर्स फंड या बोरोड फंड। तो डिपेंडिंग ऑन दीज फैक्टर्स we would be able to take the decision regarding which form of raising fund we should adopt। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल डिसीजन। अब आते हैं हम लोग, पैसा हमने मार्केट से ले लिया, अब उस पैसे को कहां लगाएं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहा जाता है। A firm must decide where to invest the fund such that it can earn maximum return। हमने जो पैसा लिया है, चाहे वो ओनर्स फंड से लिया हो चाहे बोरोड फंड से लिया हो, जो पैसा हमने फाइनेंशियल डिसीजन के थ्रू एक्वायर किया है, उसको कहां इन्वेस्ट करेंगे, इसको, इस सारे डिसीजन को बोला जाता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। इसमें दो तरह के डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं, जो आगे एक टॉपिक है, हम लोग अभी इसी लेक्चर में आगे उसको पढ़ेंगे। फिलहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, it refers to long term investment decision such as investment in a new fixed asset, new machinery और new land। जब आप फिक्स असेट, बड़े बड़े अमाउंट के, बड़े बड़े मशीनरी, बड़ी बड़ी लैंड, ये सब में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहा जाता है। It affects a firm's long-term earning capacity and profitability and also has long-term implication on a business। क्योंकि ये long-term asset होते हैं, इनका खरीदना, बेचना, एक्वायर करना, इंस्टॉल करना छोटे समय के लिए नहीं होता, लंबे समय के लिए होता है, इसलिए इनकी इम्प्लीकेबिलिटी भी बिजनेस पे लंबे समय के लिए पड़ती है। मोreover, सच इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इन फैसलों को बदल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक बार जो डिसीजन ले लिया, फिर आप चाहेंगे कि हमने इंस्टॉल करा लिया मशीन, अब हमें बदलना है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सोच समझ कर ये डिसीजन लेना चाहिए, और इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, डिसीजन टू परचेज अ न्यू फिक्स एसेट, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच। अगर हमें नई ब्रांच खोलनी है, नई एसेट खरीदनी है, तो पहले ही सोच समझ लेना है कि वहां उसका स्कोप है कि नहीं है, वहां चलेगी कि नहीं चलेगी। ऐसा ना हो कि हमने नई दुकान खोल ली, वहां वो दुकान चली नहीं, अब उसको बेच बाच के हमें खत्म करना है, तो लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे फाइनेंशियल के फैक्टर थे, वैसे इसके भी कुछ फैक्टर हैं। इसके चार मेन फैक्टर हैं। सबसे पहला, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं, उसमें कैश फ्लो कैसा है। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, दो प्रोजेक्ट हैं, हम डिसाइड करेंगे एक से कैश फ्लो हमारा अच्छा है, गुड, बहुत बढ़िया है, और एक में बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इसको चूज करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न, एक में रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एक में रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो हम इसको चूज करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, अगर हमने डिसाइड ही कर लिया है कि हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना है, तो हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें गैस पाइपलाइन वाले प्रोजेक्ट में ही पैसा लगाना है, क्योंकि अभी बहुत क्राइसिस चल रही है, तो हम इसी में पैसा लगाएंगे। तो मतलब जिसका कैश फ्लो अच्छा होगा वहां पैसा लगाएंगे, या जहां रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा वहां पैसा लगाएंगे, या हमने अगर कोई क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया है तो भैया हम वहीं पे पैसा लगाएंगे। और उसके बाद रिस्क, रिस्क में क्या है, जहां मोर रिस्क वहां पैसा नहीं लगाएंगे, और जिसमें कम रिस्क वहां पैसा लगाएंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस और फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब उसके बाद हमने पैसा ले लिया, हमने पैसा लगा दिया, अब लगाए हुए पैसे से हमारे पास प्रॉफिट आया। अब उस प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को हम रखें या बांट दें, ये हमको बताएगा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या है, इट इन्वॉल्व्स ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग हाउ अ कंपनी वुड डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट। जो सरप्लस प्रॉफिट आ रहा है उसको कंपनी रखेगी या अपने शेयर होल्डर्स को बांट देगी, यही निर्णय डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। डिविडेंड इज अ बेसिकली पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर।
डिविडेंड प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब तो द कंपनी डिसाइड वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट और रिटेन दीज अर्निंग। कंपनी डिसाइड करेगी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि बिजनेस में पैसे को बनाए रखना है। अब कैसे डिसाइड करेगी भाई? जैसे उसने इन्वेस्टमेंट, जैसे उसने फाइनेंसिंग डिसीजन को डिसाइड किया था डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग दो डिसीजंस, वैसे ही वो डिविडेंड डिसीजन को भी डिसाइड करेगी कि कहां पैसा रखना है और कहां पैसा बांट देना है। तो आइए डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर, अमाउंट ऑफ अर्निंग। A firm decide the dividend to be paid on the basis of its current and past earning। अब कंपनी की अर्निंग क्या है? अर्निंग कुछ होगी तो डिविडेंड बांटेगा, अर्निंग नहीं है डिविडेंड नहीं बटेगा। दूसरा है, अब देखिए यहां पे आगे लिखा हुआ द कंपनी हैज हायर अर्निंग इट वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू पे। अगर कंपनी की ज्यादा मतलब 15%, 20%, 25% कमा रहा है तो 5% बांट सकता है, कम है नहीं बांटेगा। दूसरा है स्टेबल अर्निंग। आज हमारे पास इस साल हमारा 10% का अर्निंग हुआ है, अगले साल हमारा 0.5% हो गया, उसके अगले साल लॉस में चले गए। अर्निंग स्टेबल नहीं है तो बांटे क्या? क्यों? क्योंकि अगर हम इस बार बांट दिए 10%, अगली बार 0.5% देंगे तो शेयर होल्डर गुस्सा आ जाएंगे। कहाँ एक साल एकदम ज्यादा देते हैं, एक साल एकदम कम देते हैं, इससे तो अच्छा नहीं दिए होते। तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। उसके बाद स्टेबल डिविडेंड। स्टेबल डिविडेंड मतलब डिविडेंड का रेट फिक्स होना चाहिए। आप भले 3% कर दीजिए, हर साल 3% करेंगे, आपकी जो मार्केट वैल्यू, आप में जो आपके शेयर होल्डर का बिलीफ वो बना रहेगा, वो श्योर रहेंगे कि 3% तो मिलना ही मिलना है। किसी एक साल आप 10% दे रहे हैं, दूसरे साल आप 2% दे रहे हैं, तीसरे साल 20% दे रहे हैं, चौथे साल आप 0 दे रहे हैं, तो डिविडेंड में स्टेबिलिटी होनी जरूरी है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ये सारे फैक्टर्स हैं जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें सरप्लस या रखें, इसको डिसाइड करता है। उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर हमें आगे ग्रो करना है, अगर हमारे प्लान में कुछ ऐसा है कि हमें और इन्वेस्टमेंट करना है, आगे कंपनी का कुछ नया प्रोजेक्ट चल रहा है, तो पैसों को रिटेन करेंगे, उन्हीं पैसों को री इन्वेस्ट कर देंगे। अगर ऐसा कोई हमारे पास प्रोग्राम नहीं चल रहा है तो हम उस पैसे को बांट देंगे। उसके बाद कैश फ्लो पोजीशन। आपके पास प्रॉफिट बहुत है लेकिन पैसा देने के लिए, उस प्रॉफिट को बांटने के लिए कैश ही नहीं है, तो डिविडेंड नहीं देंगे, फर्म में बना के रखेंगे। अगर आपके पास कैश फ्लो अच्छा है तो डिविडेंड दे सकते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। अब जैसे मान लीजिए किसी एक कंपनी, दो कंपनी है, फॉर एग्जांपल दो कंपनी आपके पास हैं, यहां पे एक कंपनी ए और एक कंपनी बी। इस कंपनी में एवरेज शेयर होल्डर की जो एज है वो 70 ईयर्स है, ज्यादातर बुढ़े हैं, और इसमें जो शेयर होल्डर हैं वो 25 ईयर्स के हैं। ठीक है, अब इनका कहना है कि भाई हमारी उम्र पूरी हो गई है, हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, हमको मेरा पैसा वापस कर दो। वापस मतलब मेरा प्रॉफिट वापस कर दो, प्रॉफिट जो कमा रहे हैं हमको वापस करो, हम अपना जीवन उसी प्रॉफिट में गुजारेंगे, हमको आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और इनका कहना है कि नहीं, हमको प्रॉफिट मत दो, हमको इस पैसे को बिजनेस में पड़ा रहने दो, फिर से इन्वेस्ट कर दो, री इन्वेस्ट कर दो। तो शेयर होल्डर का प्रेफरेंस भी ये डिसाइड करता है कि हमें पैसा बांटना है या रखना है। उसके बाद टैक्सेशन पॉलिसी। अगर डीडीटी एक होता है टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हायर है, हायर रेट है, तो हम डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों भैया, हम प्रॉफिट पे अपना टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद डीडीटी भी दे हम नहीं, उस टैक्स से बचने के लिए हम उसको रिटेन कर लेते हैं। अगर टैक्स रेट नहीं है या कम है तो हम बांट देंगे। उसके बाद क्या है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, जो हमने उसमें पढ़ा था कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम उस पैसे को वापस रखेंगे अपने पास, अगर स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो उस पैसे को हम दे देंगे। या दूसरी तरीके से समझें कि अगर हम अपने पैसे को बरकरार रखेंगे तो हमारा ईपीएस पर शेयर वैल्यू बढ़ेगी। तो स्टॉक मार्केट जब भी ऊपर जाएगा, इफ अ कंपनी डिक्लेयर्स हायर डिविडेंड then it is seen positively by investor and stock market increases. On the other hand, a fall in dividend would have an adverse effect on the stock market of price of company। मतलब सीधा कहने का ये है कि इसके हिसाब से ये कहना चाह रहे हैं, हम ज्यादा डिविडेंड देंगे तो स्टॉक मार्केट में हमारा अच्छा गुडविल बनेगा, कम डिविडेंड देंगे तो नहीं बनेगा। दोनों पहलू इसके हैं। हम
स्टॉक मार्केट आगे की तरफ जा रहा है तो डिविडेंड ना देके उसको उसी में इन्वेस्ट कर देंगे, स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो पैसा वापस दे देंगे। ठीक है, दोनों इसके पॉइंट है, एक एक इसका परसेप्शन लिखा हुआ है, दूसरा नहीं लिखा हुआ, जो हमने आपको बता दिया। अब उसके बाद है कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट। अब अगर अग्रीमेंट हुआ है दोनों लोगों के बीच में कि हमको 2% डिविडेंड देना ही है कंपनी और शेयर होल्डर के बीच, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। जो अग्रीमेंट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसके हिसाब से। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। उसके बाद एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट मतलब क्या है? अगर हमारी पहचान बहुत अच्छी है, सिंपल शब्दों में, अगर हम जब चाहे हमें मार्केट से पैसा मिल सकता है, तो हमें बिजनेस में पैसा रखने का कोई मतलब नहीं। आप बांट दीजिए, जब भी जरूरत होगी हमें तुरंत पैसा मिल जाएगा। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट इज इजियर फॉर दोज फर्म, तो वो पैसा बांट देती हैं। अगर पैसा उनको आसानी से नहीं मिलता है तो पैसा रख लेती हैं। यही आपको बताया गया है, आप इसको पढ़ लेंगे तो वही होगा। और उसके बाद है लीगल कांस्टेंट। लीगल कांस्टेंट क्या है? अब अगर कुछ रूल आ गया, कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी ले आई, कोई कंपनीज एक्ट का कोई रूल आ गया, भैया इतना तो आपको देना ही देना है, इतना तो प्रोविजन देना ही डिविडेंड के लिए, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। कौन कौन से, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग, दूसरा स्टेबल अर्निंग, तीसरा स्टेबल डिविडेंड, चौथा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, फिर है कैश फ्लो पोजीशन, फिर प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, टैक्सेशन पॉलिसी, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, contractual constant, access to capital market, and legal constant. So these are the decisions related to financial management of any company known as financial decisions. सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा फाइनेंशियल, तीसरा डिविडेंड। अब उसके बाद अगला टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। सीधी सी बात है, हमने अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। बस इसको याद रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया आपका। इट इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल ऑपरेशन। हम जो भी आगे करना चाहते हैं फाइनेंशियली अपने बिजनेस में, उसका एक पूरा रोड मैप, एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, आइए फाइनेंशियल प्लानिंग, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका होता है identifying the sources from where the funds can be raised and ensuring that the required funds are available to firm as and when needed। तो ये जो यहां पे लिखा है, ये सबसे इसका पहला है, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्म एज एंड व्हेन नीडेड। फाइनेंशियल प्लानिंग ये इंश्योर करेगी कि आपको जब भी पैसों की जरूरत हो, आपके पास पैसे अवेलेबल रहें। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एज एंड व्हेन द फर्म रिक्वायर्स, पहला चीज इसका। दूसरा इसका ये है कि एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ फंड्स आर अवॉइडेड। इन अदर वर्ड्स, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फाइनेंशियल प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि आप जबरदस्ती का फंड को यूज ना कर लें। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। ऑब्जेक्टिव में पहला जो है कि जब भी जरूरत हो, मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, मैं हमेशा क्लास में एग्जांपल देता हूं, मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास बहुत पैसे हैं, वो करोड़पति है, बट कई बार ऐसा होता है कि रात में 10-11 बजे मेरे को फोन करता है, भाई टायर गाड़ी का पंचर हो गया, वो 10 रुपए मांग रहे हैं, मेरे पास फोन पे है, कैश नहीं है। और कहने को वो 50 लाख की गाड़ी में चल रहा है, 5-10 लाख का सामान लेके चल रहा है, 1.5-2 लाख का फोन लेके चल रहा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, मैनेजमेंट उसने ऐसा नहीं किया है, तो अकाउंट में उसके पास 10 लाख रुपए हैं, जेब में कैश एक भी रुपया नहीं है। तो ये उसकी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। इसीलिए ये कहता है कि जब भी फर्म को पैसों की जरूरत हो, वो अवेलेबल होने चाहिए। और दूसरा कहता है अननेसेसरी फंड्स डू नॉट रेज। कंपनी को अननेसेसरी फंड रेज नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी कुछ समय तक पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जब से क्रेडिट कार्ड आ गया है लोग अननेसेसरी खर्च करने लगे हैं। जिन चीज की जरूरत नहीं भी होती है लेकिन उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, वो तुरंत ले लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, ले लेते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो वो चीजें वो नहीं लेते। सेम टू सेम फर्म के साथ होता है, एक होता है टर्म लोन और एक होता है सीसी, कैश क्रेडिट। टर्म लोन में जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख का लोन ले लिया तो 5 लाख पे टोटल ब्याज लगेगा, आप उसको यूज करिए या ना करिए। सीसी में क्या होता है, कैश क्रेडिट में आपने 5 लाख की सीसी बनाई, वो लिमिट होती है, उसमें से आपको 1 लाख की जरूरत है, आप 1 लाख ही निकालिए, पड़ा है आपके पास 5 लाख, जब भी जरूरत होगा 5 लाख है आपके पास। तो फर्म को यह चाहिए कि उसके पास पड़ा हुआ है तो अननेसेसरी 5 लाख यूज ना कर ले, जब जरूरत हो तब वो उसमें लिमिट और आगे की तरफ लेके जाए।
1 लाख निकाला था, जरूरत पड़ेगी तब 1.5 लाख निकाले, नहीं तो 1 लाख ही निकाल के छोड़ दे। तो ये चीज फाइनेंशियल प्लानिंग बताती है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वही जो हमने बताया है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस लगभग लगभग सिमिलर होंगे। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। डिफरेंसिंग फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट रिफर्स टू द एफिशिएंट एक्विजिशन, एलोकेशन एंड यूजेस ऑफ फंड, जो हमने पहले पढ़ा था। और फाइनेंशियल प्लानिंग में इज ए प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ फंड which would be required by the business and determining the source through which these would be obtained। ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ा सा नैरोअर कॉन्सेप्ट है। देखिए लिखा है ना, वाइडर कॉन्सेप्ट एंड नैरोअर कॉन्सेप्ट। इसका ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंस की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना। इसका ऑब्जेक्टिव होता है जब पैसों की जरूरत हो पैसे हो, और बिना मतलब का वेस्टेज ना हो। ये सारी चीजें हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपिटल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, कैपिटल मतलब कैपिटल। कैपिटल का ढांचा सर ये क्या है? जैसे हड्डियों का ढांचा होता है स्केलेटन, वैसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। अब किसी कंपनी का सपोज ये कैपिटल स्ट्रक्चर इतना है, इसमें कितना पार्ट इक्विटी का रहेगा और कितना पार्ट डेट का रहेगा, इसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपली इंप्लाइज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्स which a firm uses to raise fund. There are two broad categories of source of fund: borrowed fund and owner's fund. On the other hand, owner's fund can be in the form of reserve। मतलब ये बता रहा है ओनर फंड क्या होता है, बोरोड फंड क्या होते हैं। ओनर फंड में शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस, रिटेन अर्निंग, ये सब कुछ होता है। बोरोड फंड में डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ये सारी चीजें होती हैं। The capital structure can be simply stated that the combination of debt and equity used by a company. Hence, it needs to be taken after considering various aspects. अब इसमें क्या क्या है? The way capital structure is framed, the company depends on three main factors. कौन कौन से? Cost, risk and return। आगे की तरफ चलते हैं, कॉस्ट कंसिडरेशन। सबसे पहले हम कौन से, जो हमने फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ा था उसी को थोड़ा थोड़ा सा इसमें इंसर्ट कर देगा। डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन इक्विटी। द लो कॉस्ट ऑफ डेट इज बिकॉज द लेंडर्स आर अश्योर्ड ऑफ द रिटर्न अमाउंट। इट इन्वॉल्व्स अ लो रिस्क। लो रिस्क इन टर्न implies a lower rate of return. This implies a lower cost to the company. The interest to be paid on debt is tax deductible। अभी कॉस्ट की बात पहले कर रहा था। कॉस्ट कम क्यों होती है डेट में? क्योंकि डेट के जो लेंडर होते हैं उनको ये श्योर होता है कि हमको भैया पैसा तो इतना इतना फिक्स तो रिटर्न मिलना ही मिलना है, चाहे उधर प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, इसलिए कम कॉस्ट पे भी ये देने को तैयार हो जाते हैं। इक्विटीज आर मोर एक्सपेंसिव देन टैक्स एज दे इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट एज वेल एज। इक्विटी थोड़ा सा महंगा होता है डेट से, इनकी फ्लोटेशन कॉस्ट भी ज्यादा और शेयर इशू करने में भी कुछ खर्चे लगते हैं जो कि लोन लेने के खर्चों से जनरली ज्यादा होता है, प्रोसेस भी लंबा होता है। ठीक है, रिस्क, डेट में फाइनेंशियल रिस्क होता है इन द सेंस दैट देयर इज अ कंपल्शन टू रीपे। आप पैसा ले लिए डेट वाला, वो तो देना ही देना है, प्रॉफिट हो या नहीं हो। एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट में इवन लीड टू लिक्विडेशन ऑफ द फर्म। अगर आप लगातार एक सर्टेन लिमिट के बार बार उसको एक्सीड कर रहे हैं, उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जब आपकी लोन, जब आपकी लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो लास्ट में ऑप्शन लिक्विडेशन का बचेगा। ठीक है, इक्विटी के केस में ऐसा कोई रिस्क नहीं है, जब तक चल रहा है तब तक चलेगा, जब प्रॉफिट हुआ तब डिविडेंड देगा, नहीं प्रॉफिट हुआ नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लास्ट है रिटर्न। डेट ऑफर हायर रिटर्न इन द सेंस दैट इन केस ऑफ डेट द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड रिटर्न इज ग्रेटर। अब ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड रिटर्न इज ग्रेटर। सर ये है कि एक डेट को एक्वायर करने में जितना पैसा लग रहा है उसके बदले उससे जो रिटर्न मिल रहा है वो ज्यादा होगा। ठीक है, वी कैन से दैट व्हाइल डेट इज चीपर एंड ऑफर्स हायर रिटर्न, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी। हेंस द डिसीजन रिगार्डिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट बी टेकन आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द कॉस्ट, रिटर्न एंड रिस्क। बेसिकली ये तीनों चीज क्या आपको बताया कि जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे, हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़े थे, उसी चीज को अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है।
कि जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे तो हम कॉस्ट, रिस्क और रिटर्न, इन सारी चीजों को पहले ध्यान से एनालाइज कर लेंगे उसके बाद। अब आइए वही चीज, सेम फैक्टर आपको दिखेंगे, कुछ नए फैक्टर आपको यहां पे मिलेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, कैश फ्लो पोजीशन हमने डिस्कस कर लिया, जिसका ज्यादा कैश फ्लो होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो ज्यादा डेट, वीक कैश फ्लो ज्यादा इक्विटी। मतलब हमारे पास कैश फ्लो अच्छा है, ईएमआई भर पाएंगे, लोन ले लेंगे। कैश फ्लो अच्छा नहीं है, ईएमआई नहीं भर पाएंगे, इक्विटी की तरफ जाएंगे। आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ध्यान से सुनिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके 1 नंबर 2 नंबर या शॉर्ट में भी पूछ सकता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सीधी सी बात ये कहता है कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स के पहले का जो प्रॉफिट होता है, जिसको ईबीआईटी बोलते हैं, उस प्रॉफिट से आपका ब्याज कितनी बार कवर हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे इंटरेस्ट अगर हमारा 1 लाख रुपए है और हमारी ईबीआईटी 10 लाख रुपए है, ठीक है। इंटरेस्ट 1 लाख रुपए है, ईबीआईटी 10 लाख रुपए है, तो हम इस ईबीआईटी से मतलब इस प्रॉफिट से 10 बार ब्याज का भुगतान कर सकते हैं। मतलब हम ठीक पोजीशन पे हैं। इफ इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ऑफ अ कंपनी कवर द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। हम कितनी बार अपने लोन का ब्याज भर सकते हैं अपने अवेलेबल ईबीआईटी से। जितना ज्यादा हायर द नंबर ऑफ द ईबीआईटी, हायर द कंपनीज प्रॉफिट वुड बी। मतलब कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा वो उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। उस ईबीआईटी में कितनी बार ब्याज भर पाएंगे, ठीक है। हायर आईसीआर, हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेट। अगर हम ज्यादा से ज्यादा ये ईबीआईटी से इंटरेस्ट को कवर कर ले रहे हैं तो हम और लोन ले सकते हैं। इसका सीधा सा मुद्दा यह है कि हमारे पास क्या और लोन की ब्याज भरने की क्षमता है। तो सर 10 लाख रुपए ईबीआईटी हमारे पास, 1 लाख रुपए ही ब्याज है, मतलब अभी हम और लोन ले सकते हैं, उसका भी ब्याज आराम से भरा जा सकता है। तो ये हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हाई आईसीआर है तो हम डेट ज्यादा लेंगे, लो आईसीआर है तो डेट कम लेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जैसे आपका इंटरेस्ट था वैसे ही डेट है। अब डेट में क्या है, इंटरेस्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आईसीआर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट को देख रहे थे। डेट सर्विस कवरेज रेशियो में दिस रेशियो इज 1 स्टेप अहेड ऑफ द आईसीआर। इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। मतलब हम ब्याज तो देखेंगे ही, ब्याज के साथ साथ मूलधन को भी देखेंगे, प्रिंसिपल को भी देखेंगे, प्रिंसिपल पेमेंट को भी देखेंगे। तो फिर सेम चीज रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, ईबीआईटी, अब इसमें देखिए नॉन कैश और डेप्रिसिएशन, इनको भी ऐड कर लिया, ये इनका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। डीएससीआर इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई रीपेमेंट जो प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट प्लस पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर ज्यादा आया, हायर द डीएससीआर, तो हम डेट ज्यादा ले सकते हैं, कम आया तो डेट कम ले सकते हैं। क्योंकि ज्यादा है मतलब मेरे पास अभी और क्षमता है, कम आया मतलब हमारे पास क्षमता नहीं है, अब लोन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो जैसे आईसीआर है सिर्फ इंटरेस्ट की बात करता है, जो डीएससीआर है ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट के साथ दोनों की बात करता है। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हायर द रेट ऑफ रिटर्न मोर द डेट, लोअर द रेट ऑफ रिटर्न लोअर द डेट। मतलब रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है हम लोन और ले सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न कम है हम लोन कम ले सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न किसकी बात हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो फैक्टर विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। अगर हम जो पैसा अक्वायर कर रहे हैं, जो पैसा हमें मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर जो रिटर्न मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है, तब हम 15 रुपए कमा रहे हैं,
तो हम 10 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए ब्याज दे सकते हैं। हायर आरओआई, मोर डेट, लोअर आरओआई, लोअर डेट। हम कमा ही कम रहे हैं तो लोन कम लेंगे, सीधी सी बात है। कॉस्ट ऑफ डेट, कम कॉस्ट ज्यादा डेट, ज्यादा कॉस्ट कम डेट। तो हम लोग थे टैक्स रेट पे, एक जरूरी कॉल आ गई थी, इस वजह से डिस्टरबेंस हो गया। टैक्स रेट, हायर द टैक्स रेट, टैक्स जितना ज़्यादा रेट से लगेगा तो उतना ज़्यादा हम डेट की तरफ जाएंगे, क्योंकि डेट का जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है, उसका फायदा हमें मिलता है, हमारी इनकम से माइनस हो जाता है। तो अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो हम डेट की तरफ जाएंगे, बोरोड फंड की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसका जो ब्याज हमें देना पड़ रहा है वो डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर क्लेम हो जाएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी उसका प्रोपोर्शन कम रहेगा। अगर डिवेंचर को इशू करने में कॉस्ट ज्यादा, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट विच हैज बीन इनकर्ड फॉर इशूइंग सच सिक्योरिटीज, वो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। डिवेंचर की फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा, उसका प्रोपोर्शन कम। इक्विटी की फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा, उसका प्रोपोर्शन कम। अब आते हैं रिस्क कंसिडरेशन, जिसमें ज्यादा रिस्क उसका कम प्रोपोर्शन, जिसमें कम रिस्क उसका ज्यादा प्रोपोर्शन। फ्लेक्सिबिलिटी को देखें तो हम डेट की तरफ जाएंगे, क्योंकि डेट फ्लेक्सिबल होता है, जब मन चाहा आपने उसको इशू किया एक सर्टेन पीरियड के लिए, वापस उसको रिपेमेंट करके काम खत्म कर दिया। कैपिटल के केस में ऐसा नहीं है, एक बार इक्विटी शेयर इशू कर दिया तो कंपनी बंद होने की दशा में ही उसका रिपेमेंट करना होगा। कंट्रोल, वही बात है जो हमने उधर बताई थी, अगर आप कंट्रोल बांटना चाहते हैं तो आप इक्विटी की तरफ जाइए, कंट्रोल नहीं बांटना चाहते हैं आप डेट की तरफ जाइए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कोई नियम कानून आया है कि आपको इतना डेट इतना इक्विटी रखना ही रखना है, ये प्रोपोर्शन 50-50 रखना ही रखना है, तो आप वैसे ही चलेंगे। स्टॉक मार्केट, अगर बूम कंडीशन पे है इक्विटी की तरफ जाइए, रिसेशन में है तो डेट की तरफ जाइए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या है, अगर डेट को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ेगा। फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो जो हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो भी एक्सपेक्टेशन उसकी बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो हम इक्विटी को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं ऑप्ट कर पाएंगे? क्योंकि इक्विटी की कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न है यही तो इक्विटी की कॉस्ट है। जो लोग आपकी इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे फिर उनको हायर रेट चाहिए होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसके बाद लास्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री की बाकी कंपनियों का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो सारा पैसा अपना लगा रही हैं, आधा आधा लगा रही हैं, जिस रेशियो में वहां पैसा लगा होगा बाकी कंपनियों का उसी रेशियो में आप भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट। Management of fixed capital includes allocating a firm's capital to different project or assets. Such decisions are known as investment decision or capital budgeting decision. These decisions affect the growth, profitability, and risk of the business in the long run. Fixed assets should be financed through long-term sources of capital, equity, debenture, long-term loans, retain earning. अब फिक्स कैपिटल क्या है? किसी भी बिजनेस की कैपिटल का वो पार्ट जो कि लॉन्ग टर्म असेट या फिक्स असेट को परचेस करने में इन्वेस्ट होता है उसको फिक्स कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स, परचेज ऑफ लैंड, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, इन्वेस्टमेंट इन एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिक्स कैपिटल को एक्वायर करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर फैक्टर्स बेस्ड है, हर चीज के कई सारे फैक्टर्स हैं। हमें ये डिसीजन लेना है तो उसके कुछ फैक्टर्स होंगे, तो फिक्स कैपिटल के भी कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी है। क्या है? हमारा बिजनेस का नेचर क्या है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, अगर सर्विस सेक्टर है, ट्रेडिंग सेक्टर है तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल, ठीक है। जितना ज्यादा स्केल ऑफ ऑपरेशन, हम बहुत बड़े स्तर पे बिजनेस कर रहे हैं तो ज्यादा कैपिटल लगेगी, छोटे स्तर पे कर रहे हैं कम कैपिटल लगेगी। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, हम कैपिटल इंटेंसिव हैं या हम लेबर इंटेंसिव हैं। कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी, लेबर इंटेंसिव में कम फिक्स कैपिटल लगेगी। क्यों? मशीनों से काम हो रहा है, ज्यादा मशीन ज्यादा फिक्स कैपिटल, लेबर से काम हो रहा है, ज्यादा लेबर ज्यादा वर्किंग कैपिटल। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जहां पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी वहां पे हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत स्लोली अपग्रेड होती है वहां फिक्स कैपिटल कम लगेगी, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट,
अगर कंपनी एक्सपेंड करना चाह रही है उसकी एक्टिविटी अदर सेक्टर्स में भी, तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। अगर कंपनी एक्सपेंड नहीं करना चाह रही है तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन, अगर वही बात है रेंज ऑफ प्रोडक्शन, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन कर रही है। अभी हम सिर्फ जूते बना रहे थे, अब हम कपड़े भी बनाएंगे, गाड़ी भी बनाएंगे, मोबाइल भी बनाएंगे, हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, अगर हमारे पास पैसों की उपलब्धता या लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है तो हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। सर कैसे कम होगी? When companies are provided leasing facility, they can avoid purchase of fixed asset. मतलब सर जब हमें किराए पे लीज पे असेट मिल जा रही है तो हम असेट को खरीदे क्यों? हमें लैंड की जरूरत है 5 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए हमको लीज पे दे रहा है तो हम क्यों लैंड खरीदने जाएंगे? ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, कंपनीज विच प्रिफर कोलैबोरेशन विल रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल। क्यों भैया? क्योंकि कंपनी दो तरह से काम करती है, सारा का सारा खुद, उसके बाद क्या है कि भैया ऐसा है असेट तुम्हारे लेबर हमारे हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन। आइए, तो ये सारी चीजें हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। ये हो गया फिक्स कैपिटल। फिर से एक बार बताते हैं, फिक्स कैपिटल किसी भी कैपिटल का वो पार्ट होता है जिसका उपयोग फिक्स असेट या लॉन्ग टर्म असेट को एक्वायर करने, नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में या नई नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में किया जाता है। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब मैनेजिंग all the activities which is being performed day to day in any organization. Working capital refers to the capital of business used in day to day activities. Day to day activities में जो कैपिटल यूज होती है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। कहने को ये दो तरह की होती है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस मतलब पूरा का पूरा करंट असेट, नेट मतलब करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। अब इट इंप्लाइज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट, उसी को ये बता दिया है कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। जैसे हर चीज के फैक्टर थे वैसे इसके भी फैक्टर होंगे, ये कैसे पीछे रह जाएगा? टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस जो हमने पढ़ा था। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हमें कम जरूरत होगी वर्किंग कैपिटल की। अगर हम ट्रेडिंग है तो हमें ज्यादा जरूरत होगी। अगर हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है तो हमें ज्यादा जरूरत होगी, स्केल ऑपरेशन कम है तो कम जरूरत होगी। फ्लक्चुएशन इन बिजनेस साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछ देता है। फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस साइकिल मींस, बिजनेस साइकिल क्या होती है? बिजनेस साइकिल मतलब एक वो एस्टिमेटेड टाइम होता है जो गुड्स को प्रोड्यूस करने से लेके सेल करने के बीच में लगाया जाता है। इन वेरियस फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डिफरेंट। इन फेज ऑफ बूम बोथ प्रोडक्शन एंड सेल्स आर हायर, अकॉर्डिंगली द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो हाई। इसके अलावा डिप्रेशन के केस में डिमांड लो है, प्रोडक्शन लो है, सेल लो है, तो फिर रिक्वायरमेंट भी वर्किंग कैपिटल की लो है। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन इन बिजनेस साइकिल, हमारे प्रोडक्शन की बहुत जरूरत है, लगातार डिमांड बढ़ रही है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। ठीक है, आते हैं प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल, अच्छा हमने बिजनेस साइकिल को प्रोडक्शन साइकिल बता दिया था। प्रोडक्शन साइकिल वो होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में। प्रोडक्शन साइकिल रिफर्स टू द टाइम गैप बिटवीन रिसीविंग गुड्स एंड देयर प्रोसेसिंग इनटू फाइनल गुड्स। जैसे हमारा गुड्स 1 दिन में बन के तैयार हो जा रहा है तो हमारे पास 1 दिन की वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। हमारा गुड्स 10 दिन में बनने के समय लेता है तो 10 दिन की कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि 10 दिन तक हमारा वो पैसा ब्लॉक रहेगा। सीधी सी बात है। अगर हम छोटी छोटी चीजों का बिजनेस कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अगर हम रियल एस्टेट में हम घर बना के बेच रहे हैं तो 2-2 साल तक घर बनने में लग जाता है, तो हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ज्यादा ग्रोथ चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज्यादा हमें क्रिएटर से पैसा गुड्स लेने पड़ेंगे, तो जो जितना ज्यादा चाहिए उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट। सीजनल फैक्टर, हर सीजन में जैसे अभी ईद, होली, ये दोनों त्योहार गए हैं, कपड़ों का मार्केट बूम पे था तो वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, पीक सीजन पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। ठीक है, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अलाउड, हम अपने डेटर को कितना क्रेडिट दे रहे हैं कि भैया 5 दिन का उधार कि 10 दिन का उधार। जितने ज्यादा पीरियड का उधार हम दे रहे हैं उतना ज्यादा उस पीरियड के लिए हमको पैसा चाहिए।
हम 2 दिन के लिए उधार दे रहे हैं, हमें 2 दिन का पैसा चाहिए। हम 4 दिन के लिए उधार दे रहे हैं, हमें 4 दिन का पैसा होना चाहिए। अपने पास होगा तब तो उधार देंगे ना। तो जितना ज़्यादा क्रेडिट हम दे रहे हैं उतने पीरियड के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। उसके बाद क्रेडिट अवेल्ड, हम जो क्रेडिट दे रहे हैं लोगों को, हमें भी तो कहीं से मिल रहा होगा। अगर हमें सप्लायर ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें सप्लायर कम क्रेडिट दे रहे हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी। Company may get credit from its supplier depending on their credit worthiness. The more they get such credit, the more the requirement of working capital reduces. ज्यादा क्रेडिट देंगे, हमें 15 दिन का उधार दे रहे हैं तो हमें पैसा कम चाहिए होगा। हमें वो 2 ही दिन का उधार दे रहे हैं तो हमें पैसा ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि दूसरे दिन ही हमको पेमेंट करना है। ठीक है, अब आगे आते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अ कंपनी विथ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, हम बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं तो हमें कम रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, क्योंकि कम रिक्वायरमेंट मतलब कि रॉ मटेरियल, एवरेज टाइम फॉर फिनिश गुड्स सब कुछ कम रहेगा, तो इसलिए हमें कम पैसों की जरूरत होगी। रॉ मटेरियल अच्छे से अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, जब आप चाहेंगे तब आपको मिल जाएगा, तो आपको कम जरूरत है वर्किंग कैपिटल की। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है, तो आपको स्टॉक बना के रखना पड़ेगा, ज्यादा जरूरत है। कंपटीशन ज्यादा है, स्टॉक ज्यादा लगेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। कंपटीशन कम है, स्टॉक आराम से मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। मार्केट इज मोर कॉम्पिटिटिव, द कंपनी विल रिक्वायर लार्जर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स इन टाइम, सो दे मेंटेन हायर इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो विद दैट ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट बी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्ट बी के चारों चैप्टर्स का हमने रिवीजन लेक्चर डाल दिया। कई सारे बच्चे बोले सर पार्ट ए डालिए या ना डालिए, पार्ट बी को आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज करा दीजिए, तो हमने पार्ट बी के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करा दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल से इन सारे वीडियोस को देखिए, अपने दोस्त यार मित्र रिश्तेदारों के पास भी भेजिए। और सबसे जरूरी चीज, हम आपके लिए ये वीडियोस लेके आ रहे हैं, तो आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी आपके इस शेयर करने से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिले, और हम आगे और भी बेहतर भविष्य को देखते हुए, आपके उज्जवल भविष्य को देखते हुए, आपकी आने वाली क्लासेस, आने वाले स्टैंडर्ड्स के लिए भी हम अलग अलग वीडियोस यहाँ पे लेके आए। अभी हम सिर्फ 12th स्टैंडर्ड्स के वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। हमारा आगे का उद्देश्य है कि धीरे धीरे हम आगे की क्लासेस के भी, CUET के भी, ग्रेजुएशन के भी वीडियोस लेके आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार पुनः रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, आपके एग्जाम के लिए विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिएगा, और अपने सभी साथियों, सभी दोस्त यार मित्र के साथ इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का ये क्लास, आज का ये लेक्चर और रिवीजन क्लासेस दोनों को ओवर करते हुए जय हिंद।